Hello all and welcome to Study Adda. So today we are going to discuss about the Constitution of India. Constitution of India की हम बात करने जा रहे हैं और Constitution of India की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम क्लेट की तैयारी कर रहे हैं, एलेट की तैयारी कर रहे हैं, हम सिम्बायोसिस एंट्रेंस टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और यह सारे एग्जाम जो हैं इनका एक मेजर पोर्शन होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जो सब्जेक्ट है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वो इसमें मेजर सब्जेक्ट होता है और इससे बहुत से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम इसके हर बारीकी पर ध्यान देंगे, हर चीज़ को अच्छे से समझेंगे। हम ये भी समझेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन जो 1950 26 जनवरी क्या डेट थी 26 जनवरी 1950 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कमेंस हुआ था, उस कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के पहले ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में हेल्प की थी। ऐसी कौन सी चीज़ें थी, ऐसे कौन से एक्ट्स थे जिन्होंने इस कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में मदद की थी हमारी। ऐसे ब्रिटिशर्स बहुत से एक्ट्स लाए थे। ये बात 1773 से चलती हुई आ रही है जो कि 1947 तक चली है। तो हम सारी चीज़ों की बात करेंगे कि 26 जन 1950 को जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन आया, जिसका कमेंसमेंट हुआ, उस कमेंसमेंट से पहले क्या क्या हुआ, उस कमेंसमेंट से पहले ऐसी कौन कौन सी चीजें ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया में लेकर के आए जिन्होंने उस चीजों को हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अपनाया, उन्हें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखा और आज भी हम उन्हें मानते आ रहे हैं, फॉलो करते हुए आ रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन इंडिया कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया में हुआ कैसे। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जो है वो इंडिया में, उसकी जो डेवलपमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो कैसे हुई, कहां से शुरू हुई और कहां आके खत्म हुई। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो द हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया बिगिंस फ्रॉम द पासिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773। ठीक है, कहां से शुरू होती है? पासिंग ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773। मैंने आपको पहले भी बताया कि आज की बात नहीं है, ये 1947 1947 की बात नहीं है। ये बातें चली आ रही हैं कब से? 1773 से, 1773 में। तो 1773 में कौन सा एक्ट आया था? 1773 में आया था रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था, जो कि एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के फॉर्मेशन में। उसके बाद आया पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट आया 1784 में। उसके बाद सब्सिक्वेंटली बहुत से चार्टर एक्ट्स आए, फिर बहुत से इंडियन काउंसिल एक्ट आए। ठीक है, चार्टर एक्ट आए, इंडियन काउंसिल एक्ट आए, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आए, फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया 1947 में। इन सारे एक्ट्स ने कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बहुत सारी मदद की है। उसमें ऐसे बहुत से पॉइंट्स इन एक्ट में आपको दिखेंगे जो कि आज भी हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में रखते हैं, उसे पढ़ते हैं, उसे फॉलो करते हैं और वो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या वो सिस्टम जो भी उस टाइम पे चलता था वो आज भी हम इंडिया में उसे फॉलो कर रहे हैं। तो चलिए, हिस्ट्री ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट बिगन्स फ्रॉम द पासिंग ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट इन 1773, the Pitt's India Act of 1784 and the subsequent charter acts and other acts related to the independence of India। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्या? रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। अब रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की जब हम बात करते हैं तो रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? देखिए, इसमें बेसिकली हुआ क्या था कि भाई इंडिया में सबसे पहले आई क्या? ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी आई और ईस्ट इंडिया कंपनी ने आकर के क्या किया इंडिया में? ईस्ट इंडिया कंपनी ने वो आई स्पाइसेस का व्यापार करने, स्पाइसेस की ट्रेडिंग करने। स्पाइसेस मतलब मिर्च मसालों की ट्रेडिंग करने आई। वो चाइना को ये मिर्ची, हल्दी, ये सारी चीज़ें बेचा करते थे। अब चाइना के पास उस टाइम पे कमी रही होगी, या फिर चाइना का तो आप समझते ही हैं, चाइना की हल्दी चली तो चांद तक वरना शाम तक। चाइना के माल का कोई भरोसा नहीं था। तो चाइना, समझिए आप, 1600 1700 से इंडिया से सामान लेता हुआ आ रहा है। तो होता क्या है कि 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और ईस्ट इंडिया कंपनी आकर के एक ट्रेडर के उसमें आती है और वो दीवानी राइट्स ले लेती है 3 जगहों के। 3 जगहों के वो दीवानी राइट्स ले लेती है, जो है बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। और वहां पे दीवानी राइट्स बेसिकली सिविल राइट्स और रेवेन्यू कलेक्ट करने के राइट्स वो वहां के ले लेती है। तो धीरे धीरे वो क्या करती है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनने लगती है जो
ईस्ट इंडिया कंपनी है वो जो एक कमर्शियल बॉडी बन के आई थी वो धीरे धीरे एक क्या बनने लगती है, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनने लगती है। अब एडमिनिस्ट्रेटिव वो बॉडी बनने लगती है तो जो ब्रिटिशर्स थे उनका एक सोल पर्पस ही ये था ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया भेजने का कि ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आए, वो आकर के यहाँ पे कमर्शियल बॉडी बन करके आए और धीरे धीरे क्या करे, कमर्शियल बॉडी से अपने आप को स्विच कर ले एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी पर, और वो ऐसा करने में सक्सेसफुल रहती है और अपने आप को एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना लेती है। जब वो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बना लेती है तो उसके बाद 1773 से ब्रिटिशर्स कुछ एक्ट लागू करना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे क्या करते हैं वो कि उस कंपनी को स्क्रैप करके, उस कंपनी को बंद करके और सारे राइट्स जो है ब्रिटिश क्वीन के पास चले जाते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के पास चले जाते हैं और ब्रिटिशर्स आके इंडिया पे राज करने लगते हैं। तो जब हम बात करते हैं रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 की, तो ये पहला ऐसा कदम था जिसमें क्या किया गया था, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन इंडिया। सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को एस्टेब्लिश किया गया था इंडिया में सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट किया गया था कि पूरा इंडिया जो कि एक सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट, बेसिकली सेंट्रल एस्टेब्लिशमेंट से मतलब यहाँ पे ये है कि एक ही गवर्नमेंट पूरे इंडिया को चलाएगी। पहले क्या होता था, बहुत से अलग अलग राजा हुआ करते थे, नवाब हुआ करते थे, सुल्तान हुआ करते थे, उन सबको एक अंडर कंट्रोल रखने का ये इनिशिएटिव था, एस्टेब्लिशमेंट यहाँ से चालू किया गया। उसके बाद क्या होता है, ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो, अब ईस्ट इंडिया कंपनी का देखिए आप, ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में आई, एज अ ट्रेडर आई, आके वो कमर्शियल बॉडी से वो क्या बन गई, एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। अब उसके जो अफेयर्स थे उनको रेगुलेट करने के लिए ही रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था। किस लिए आया था रेगुलेटिंग एक्ट 1773? ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने के लिए बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो यहां से शुरुआत होती है ब्रिटिश गवर्नमेंट की टेक ओवर करने की ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये पहले क्या करते हैं, पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी को इंडिया टेक ओवर करवाते हैं और फिर ये ईस्ट इंडिया कंपनी को ही टेक ओवर कर लेते हैं। तो बेसिकली इनकी जो मन था, इनका मन यही था कि हमें इंडिया को टेक ओवर करना है, इंडिया पे हमें रूल करना है। तो ये लोग क्या करते हैं कि पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को भेजते हैं, उसे एक कमर्शियल बॉडी से एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बनाते हैं और उसके बाद उसके जो रेगुलेटिंग एक्ट्स लाके उसके जो अफेयर्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना कब्जा जमा लेती है। अब क्या हुआ कि देखिए, अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो, उसके पास कुछ राइट्स थे, पॉलिटिकल फंक्शंस थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस थे, लेकिन वो रिकॉग्नाइज्ड नहीं थे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कि उन राइट्स को रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ, जो ईस्ट इंडिया कंपनी कर रही है, वी रिकॉग्नाइज दैट दोज राइट्स। तो इन्होंने उनके एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल राइट्स को क्या किया, रिकॉग्नाइज किया। तो इन्होंने उसके एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल फंक्शन जो थे कंपनी के, उन्हें रिकॉग्नाइज किया। क्या किया, उन्हें रिकॉग्नाइज किया, उन्हें मान लिया गया और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि हाँ, ये जो कंपनी पॉलिटिकल इसके फंक्शंस हैं और इसके जो पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस हैं, हम उन्हें रिकॉग्निशन देते हैं, हम उन्हें मान्यता देते हैं, हम उन्हें मान्यता देते हैं। रिकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, मान्यता देते हैं। समझिए इस चीज को कि किस तरीके से ये सारी चीजें कंपनी को दिलवाते हैं और फिर कंपनी को स्क्रैप करके खुद ले लेते हैं, ठीक। अब इन्होंने सबसे बड़ा चीज क्या किया इस रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में कि इन्होंने एस्टेब्लिश क्या किया, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट इन्होंने एस्टेब्लिश किया कहां पे, कैलकाटा में। सुप्रीम कोर्ट इन्होंने एस्टेब्लिश किया कहां पे, कैलकाटा में। कैलकाटा में इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिश किया और सुप्रीम कोर्ट में क्या थे, एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे। एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे। क्या थे सुप्रीम कोर्ट में, एक चीफ जस्टिस और 3 जजेस। और उसके अलावा इन्होंने एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बनाया। क्या बनाया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या करते थे, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स थे इंडिया में, बेसिकली ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स किस लिए थे, कंपनी को सुपरवाइज करने के लिए थे। और ये क्या करते थे, जो रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री, रेवेन्यू, सिविल और मिलिट्री अफेयर्स जो थे इंडिया में कंपनी के, उन्हें किसको बताते थे, ब्रिटिश पार्लियामेंट को बताते थे, ब्रिटिश क्राउन को रिपोर्ट करते थे। तो ये इनकी
ड्यूटी थी, किसकी? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की। अब आप ये समझिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, ये जितना भी झमेला एक तरीके से ये इन लोगों ने खड़ा किया था, उसको ये सबको बाद में खत्म करके और पूरा कंट्रोल ब्रिटिश क्राउन खुद ले लेता है। क्यों? क्योंकि उनकी आखिरी मंशा ही वो थी। अब इसके बाद आता है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। अब पिट्स इंडिया एक्ट जो था वो किसके नाम पे था? पिट्स इंडिया एक्ट था विलियम पिट के नाम पे। किसके नाम पे? विलियम पिट के नाम पे। विलियम पिट कौन थे? विलियम पिट थे प्राइम मिनिस्टर। कहां के प्राइम मिनिस्टर थे? इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर थे। इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर विलियम पिट के नाम पे क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट। पिट्स इंडिया एक्ट था। और पिट्स इंडिया एक्ट में इन्होंने अब क्या किया, देखिए पिट्स इंडिया एक्ट में इन्होंने क्या किया कि इन्होंने बोला कि भाई ये जो कमर्शियल और एडमिनिस्ट्रेटिव या फिर पॉलिटिकल फंक्शंस जो हैं कंपनी के, उन्हें हम अब डिस्टिंग्विश करेंगे। क्या करेंगे? हम डिस्टिंग्विश करेंगे। और जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमने 1700 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हमने बनाया था, देखिए 1773 में, ठीक है, ये लास्ट पॉइंट हमने बात करी। 1773 में जो इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इन्होंने बनाया था, उसके बारे में इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि अब वो सिर्फ और सिर्फ कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस से डील करेगा। किस चीज से डील करेगा? कमर्शियल फंक्शंस। तो इन्होंने बोल दिया भाई कि अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ कंपनी के कमर्शियल फंक्शंस से डील करेगा। और जो कंपनी की टेरिटरीज हैं इंडिया में, कंपनी की टेरिटरीज जो हैं ब्रिटिश इंडिया, तो उस टाइम पे नहीं हुआ था, पर कंपनी की टेरिटरीज जो भी थी इंडिया में, उन्होंने क्या कह दिया? उन्हें ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया उन लोगों ने उसे कह दिया कि भाई कंपनी की जो भी टेरिटरी है इंडिया में वो ब्रिटिश पोजेशन है। तो उन्होंने कंपनी की टेरिटरीज को ब्रिटिश पोजीशन कहना चालू कर दिया। और उसके बाद इन्होंने एक नई बॉडी बनाई जिसे हम कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल। इन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाई और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या बोला इन्होंने कि आप जो सिविल और मिलिट्री फंक्शन है, सिविल और मिलिट्री फंक्शन जो है कंपनी के और जो गवर्नमेंट के रेवेन्यूज कलेक्ट होते हैं, आप उन्हें डील करिए। तो पहले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को इन्होंने बोल दिया था कि आप पॉलिटिकल, मिलिट्री, रेवेन्यू, कमर्शियल सारे फंक्शंस आप डील करिए। लेकिन अब इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को क्या कह दिया है? अब इन्होंने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कह दिया है कि आप सिर्फ कमर्शियल फंक्शन से डील करेंगे। और हमने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया है, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल मैनेज क्या करेगा? सिविल, मिलिट्री फंक्शंस को मैनेज करेगा। और जो रेवेन्यू है गवर्नमेंट के, उन्हें भी बोर्ड ऑफ कंट्रोल ही मैनेज करेगा। तो अब इन्होंने दो चीज बना दी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है, अब बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स बना के इन्हें हुआ क्या? बेसिकली इन्होंने क्या किया? डुअल गवर्नमेंट। क्या एस्टेब्लिश किया? डुअल गवर्नमेंट। डुअल गवर्नमेंट इन्होंने एस्टेब्लिश किया। सो क्या किया इन्होंने? बोर्ड ऑफ कंट्रोल बना के दस इट एस्टेब्लिश द सिस्टम ऑफ डुअल गवर्नमेंट। इन्होंने डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम एस्टेब्लिश कर दिया इंडिया में। ठीक है, जो कि क्या हुआ कि कमर्शियल फंक्शंस डील कर रहा था आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स और बाकी सारे फंक्शंस डील कर रहा था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं। इन चीजों को बहुत अच्छे से समझिए। देखिए, आप ये सोच रहे होंगे कि ये मेरे काम का नहीं है, ये सारी चीजें तो क्लैट में, एलिट में पूछी नहीं जाती हैं, पर ये स्टैटिक जीके में पूछी जा सकती हैं, ये लीगल नॉलेज में पूछी जा सकती है। तो इन्हें आप ध्यान दीजिए और पढ़िए। ठीक, तो ध्यान लगाए रखिएगा। अब बात करते हैं चार्टर एक्ट की। इसके बाद आया चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट पहला कब आया? 1833 में। अब ये क्या था? ये बेसिकली फाइनल स्टेप था सेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इन ब्रिटिश इंडिया। जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसका सेंट्रलाइजेशन करने के लिए, उसको सेंट्रिक करने के लिए, उसको एक बॉडी में लाने के लिए, एक फ्लो में लाने के लिए ये फाइनल स्टेप हुआ करता था। ठीक है, ये फाइनल स्टेप हुआ। और पहले क्या होता था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी राइट्स लिए, तो एक पोस्ट हुआ करती थी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। ठीक है, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो हुआ करते थे, उन्हें इन्होंने क्या बना दिया? अब उन्हें इन्हें बना दिया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इन्होंने बना दिया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बन गए भाई। ठीक, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बने। अब कंपनी को बोला गया कि अब आप अपने जो कमर्शियल बिजनेस हैं उन्हें एट द अर्लीस्ट क्लोज करिए। क्या करिए आप अपने कमर्शियल बिजनेस को? एट द अर्लीस्ट
क्लोज करिए, आप अपने कमर्शियल बिजनेस को क्या कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कंपनी को क्लोज करेंगे और पूरा कंट्रोल कौन लेंगे, खुद लेंगे। तो अभी तो इन्होंने बोला है कि आप कंपनी से कि कमर्शियल बिजनेस को बंद कीजिए, अभी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव बिजनेस जो है उन्हें नहीं बोला है, लेकिन अभी इन्होंने एक हिंट दे दी है कि कमर्शियल बिजनेस बंद करिए, धीरे से आपका काम होगा खत्म। तो कमर्शियल बिजनेस बंद करने के साथ साथ इन्होंने एक और चीज क्या बोली कि चाइना को जो मिर्च मसाले भेज रहे हो ये भी बंद करो, ठीक। तो चाइना को मिर्ची मसाले मिलना हो गए बंद, चाउमीन की हो गई कमी चाइना में, अब चाउमीन नहीं खा पा रहे हैं, ना खा पा रहे हैं चाइना वाले मंचूरियन। सोचिए 1833 की बात है, जब तो ठेले भी नहीं लगा करते थे, तब उन्हें कमी पड़ गई चाउमीन और मंचूरियन की। तो भाई कंपनी को बोल दिया गया कि आप अपनी जो कमर्शियल बिजनेस है उन्हें बंद कर दीजिए। तो कमर्शियल बिजनेस कंपनी का बंद किया गया और कंपनी क्या बन गई, एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। कंपनी बन गई एक प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और एडमिनिस्ट्रेशन को डील करने लगी कहां पे, इंडिया में। अब एक ये चीज जो लाए चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कि इन्होंने बोला कि अब हम जो सिविल सर्विस है उसके लिए ओपन सिलेक्शन करेंगे। क्या करेंगे हम, ओपन सिलेक्शन करेंगे। तो एक सिविल सर्विसेज जो आज हमारे यहाँ चल रही है, आईएएस, पीसीएस, यूपीएससी जो हम जिसे बोलते हैं, तो सिविल सर्विसेज का कंसेप्ट 1833 में लेकर के आए और सिविल सर्विसेज के लिए इन्होंने ओपन सिलेक्शन चालू किया। क्या चालू किया इन्होंने, सिविल सर्विसेज के लिए ओपन सिलेक्शन चालू किया और कहा कि इंडियंस ओपन सिलेक्शन से डिबार्ड नहीं है, इंडियंस आर नॉट डिबार्ड टू होल्ड एनी प्लेस इन दी कंपनी। इंडियन किसी भी प्लेस को होल्ड करने के लिए कहां पे, कंपनी में डिबार्ड नहीं है। इंडियंस कैन होल्ड एनी प्लेस इन दी कंपनी। तो भाई ये अब इन्होंने क्या किया, इंडियंस को बोला कि आप कंपनी में प्लेस होल्ड कर सकते हैं, कंपनी को प्योरली एडमिनिस्ट्रेटिव बना दिया, कंपनी के कमर्शियल बिजनेस बंद कर दिए। वहां चाइना में वैसे ही आप देखिए, आप मंचूरियन नहीं मिल रहा है, चाइना वाले बहुत परेशान हैं, लेकिन ब्रिटिशर्स अभी नहीं मानेंगे। इन्होंने अभी तो सिर्फ नमक मिर्ची की सप्लाई बंद करी है, अभी तो ये कंपनी को बंद ही कर देंगे। तो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की। तो जब चार्टर एक्ट ऑफ 1853 की हम बात करते हैं तो ये था आपका लास्ट चार्टर एक्ट, ठीक है, ये था आपका लास्ट चार्टर एक्ट। और चार्टर एक्ट जो है ये, इसमें क्या हुआ, इसमें सबसे पहले इन्होंने बात करी, देखिए पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की। क्या लेकर के आए ये, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अब देखिए आज भी हम हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ही यूज कर रहे हैं। हम क्या यूज कर रहे हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट ऑफ सिस्टम ही यूज कर रहे हैं। हमारे यहाँ पार्लियामेंट है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, 2 सदन है हमारे यहाँ, बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। ये सारी चीजें इन्हीं एक्ट से हमने उठाई हैं, इन्हीं एक्ट से हमने ली है। हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसके बहुत से रूल्स आपको इन एक्ट्स में मिलेंगे। तो ये लोग क्या लेकर के आए, पार्लियामेंट्री सिस्टम लेकर के आए, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये लेकर के आए। और इन्होंने क्या कहा कि जो कंपनी है उसका टर्म हम इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। कंपनी का टर्म इन्होंने इनडेफिनेट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया और पार्लियामेंट्री सिस्टम ये इंडिया में लेकर के आ गए, इन्होंने पार्लियामेंट बना दी। अब आप ये समझिए कि कंपनी को अभी अभी इन्होंने बोला था कि आप कमर्शियल बिजनेस बंद कीजिए, कंपनी को अभी थोड़ी देर बाद ही लेक्चर में ये पूरी तरीके से बंद कर देंगे। और अभी ये कह रहे हैं कि हमने कंपनी का पीरियड अनलिमिटेड पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया। तो ये कंपनी को बना रहे हैं पागल, ठीक, क्योंकि अब ये कंपनी को करेंगे बंद और पूरा कंट्रोल कौन लेंगे, क्वीन लेंगी, ब्रिटिश क्राउन लेगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट लेगी, ठीक। तो इन्होंने क्या किया, एक 6 मेंबर इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई एंड सेपरेटेड द लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शन ऑफ गवर्नर जनरल्स काउंसिल। तो गवर्नर जनरल थे, उनकी एक काउंसिल थी और उनकी काउंसिल में एक एक्सटेंडेड काउंसिल बनाई गई। कितने मेंबर्स की, 6 मेंबर्स की एक्सटेंडेड काउंसिल बनाई गई, जिसका नाम दिया गया इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्या नाम दिया गया, इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल उसे नाम दिया गया। और फिर उसके बाद क्या किया गया कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव फंक्शन थे गवर्नर जनरल की काउंसिल के, उन्हें अलग अलग कर दिया गया कि भाई आप लेजिस्लेटिव देखिए, आप एग्जीक्यूटिव देखिए, ठीक है। अब सिविल सर्विसेज जो थी, लास्ट टाइम हमने बात की थी कि इन्होंने सिविल सर्विसेज के लिए बात करी थी, ठीक है, और इंडियंस को बोला था कि आप कंपनी में कोई भी पोजीशन होल्ड कर सकते हो। अब इन्होंने बोला
कि सिविल सर्विसेज वर मेड ओपन टू इंडियंस ऑल्सो, सिविल सर्विसेज भी इन्होंने इंडियंस के लिए ओपन कर दी। क्या कर दी इन्होंने? सिविल सर्विसेज भी इंडियंस के लिए ओपन कर दी। कंपनी में तो इंडियंस प्लेस होल्ड कर ही सकते थे। ठीक, अब बात की गई जो गवर्नर जनरल की, जो 6 मेंबर्स की इन्होंने एक्सटेंडेड काउंसिल बनाई, उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात की गई इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में, और ये कहा गया कि 4 मेंबर्स आउट ऑफ द 6 वर फ्रॉम द प्रेसिडेंसी ऑफ बॉम्बे, बंगाल एंड आगरा। बॉम्बे, बंगाल और आगरा की प्रेसिडेंसी से 4 मेंबर होंगे, जो 6 मेंबर्स हैं उनमें से टोटल 4 मेंबर क्या होंगे? लोकल होंगे। और कौन सी प्रेसिडेंसी से होंगे? बॉम्बे, बंगाल और आगरा की प्रेसिडेंसी से होंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहां तक आप समझ गए। अभी इंडियंस के लिए इन्होंने सिविल सर्विसेज भी ओपन कर दी और ये पार्लियामेंट्री सिस्टम भी ले आए। इसको समझिए, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, सिविल सर्विसेज, ये सारी चीजें जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये सारी चीजें हमने यहीं से ली है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 की। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1858 जो है, ये किस चीज का रिजल्ट था? ये रिजल्ट था सिपॉय म्यूटिनी का। सिपॉय म्यूटिनी ब्रिटिशर्स बोलते थे, हम बोलते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता की पहली लड़ाई। मंगल पांडे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, इन लोगों की हम बात करते हैं उसमें, और इन लोगों ने वो लड़ाई लड़ी थी। और हम सभी जानते हैं, हम सभी ने वो कविता पढ़ी है कि क्या खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। तो झांसी वाली रानी जो थी, उन्होंने खूब लड़ाई लड़ी। और ये जो रिवोल्ट हुआ 1857 में, रिवोल्ट हुआ 1857 में, तो 1858 में इस डरपोक ब्रिटिश रूल ने एक क्या ले आई? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ले आई। आप समझिए, इससे पहले क्या आ रहा था? इससे पहले चार्टर एक्ट आ रहे थे, रेगुलेटिंग एक्ट आ रहे थे, लेकिन अब वो सीधे सीधे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ले आए कि हाँ भाई, इंडिया में जो गवर्नमेंट है उसके रिलेटेड ये एक्ट ले आए हैं। ठीक है, अब इन्होंने क्या कर लिया? देखिए, कंपनी को ये कह रहे थे कि पिछले एक्ट में कि हम आपको कब क्या कर रहे हैं? एक्सटेंड कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? हम आपकी जो कंपनी का बिजनेस है उसको हम एक्सटेंड कर रहे हैं किस पीरियड के लिए? इनडेफिनेट पीरियड के लिए। ठीक है, तो कंपनी को इन्होंने 1833 में बोला कि आप कमर्शियल बिजनेस क्लोज करो एट द अर्लीस्ट। ठीक है, फिर 1853 में इन्होंने क्या बोला कि भाई ठीक, अब 1858 में आके इन्होंने क्या बोल दिया उन्हें कि अब आप चलते बनिए। कहाँ चलते बनिए? जहां से आए थे। आपका मिर्च मसाले का सिस्टम खत्म होता है और शुरू होता है इंडिया में गवर्नेंस किसका? ब्रिटिशर्स का, ब्रिटिश क्राउन का, ब्रिटिश पार्लियामेंट का, इंग्लिश पार्लियामेंट का। तो इन्होंने क्या किया? ईस्ट इंडिया कंपनी को कर दिया अबॉलिश। तो ये याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये कि ईस्ट इंडिया कंपनी कब अबॉलिश हुई थी। तो आपको याद रखना है 1858 में ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हुई थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी अबॉलिश हुई थी 1858 में, और सारी पावर किसे ट्रांसफर कर दी गई थी? सारी पावर ट्रांसफर कर दी गई थी ब्रिटिश क्राउन को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को इन लोगों ने किया अबॉलिश और सारी पावर ट्रांसफर की किसे? ब्रिटिश क्राउन को। अब भैया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को इन्होंने क्या बना दिया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से अब उन्हें बना दिया वाइसरॉय ऑफ इंडिया। वाइसरॉय ऑफ इंडिया बना दिया। और लॉर्ड कैनिंग जो हमारे थे, लॉर्ड कैनिंग जो हमारे थे, वो बन गए पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो पहले वाइसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? ये जीके का क्वेश्चन बनता है, आपका याद रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग आपके थे CANNING, ये लॉर्ड कैनिंग आपके थे पहले वाइसरॉय इंडिया के। याद रखिएगा, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है किसका? जनरल स्टडीज का, जनरल नॉलेज का। तो इसे हमें याद रखना है। कभी भी अगर आपसे कोई पूछे कि लॉर्ड कैनिंग कौन थे, तो आपको बोलना है कि वो पहले वाइसरॉय थे इंडिया के। या कोई आपसे पूछता है कि पहले वाइसरॉय कौन थे इंडिया के, तो आपको झट से जवाब देना है कि वो लॉर्ड कैनिंग थे। हमें सर ने बताया था, भले ही सर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे पर जनरल नॉलेज कवर कराते चल रहे थे। तो लॉर्ड कैनिंग आपके पहले वाइसरॉय थे इंडिया के। इस चीज को हमें बहुत ही अच्छे से याद करना है। और जो हमने पहले बात करी थी कि हम
डुअल गवर्नेंस की हम बात कर रहे थे। तो डुअल गवर्नेंस की जब हम बात करते हैं तो डुअल गवर्नमेंट को इन्होंने क्या कर दिया, अबॉलिश कर दिया, अबॉलिश कर दिया। और जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे इनकी भी जो थी छुट्टी कर दी गई। बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की नौकरी खाली गई और इन्होंने डुअल गवर्नमेंट का सिस्टम क्या किया, अबॉलिश किया। और अबॉलिश करते हुए इन्होंने उन दोनों बॉडीज को भी अबॉलिश कर दिया। तो दे एंडेड द डुअल गवर्नमेंट बाय अबॉलिशिंग द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब इन्होंने एक नया ऑफिस बनाया, ठीक है। उस नए ऑफिस का इन्होंने क्या नाम रखा, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया इन्होंने नाम रखा भाई उसका, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, ठीक है, वो क्या थे, वो थे एक मेंबर कहाँ के, ब्रिटिश पार्लियामेंट के। वो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर थे और किसे रिस्पॉन्सिबल थे, वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को ही रिस्पॉन्सिबल थे। तो समझ रहे हैं आप कि इंडिया के स्टेट के सेक्रेटरी और किसको रिस्पॉन्सिबल है, ब्रिटिश पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल है। और मेंबर भी कहाँ के हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट के हैं। तो ये इन्होंने डबल गेम खेलते थे हमारे साथ। और हमारे इंडियंस उस टाइम पे भोले भाले होते थे। आज की तारीख में जैसे आप चंट और चालाक और चतुर बुद्धिमान हैं वैसे नहीं हुआ करते थे और इन गोरों के झांसे में आ जाते थे। तो इन्होंने बनाया एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक मेंबर था। और वो ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर किसको जवाबदेह था, किसको आंसरेबल था, किसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल था, ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए। अब इसके बाद हम बात करते हैं असिस्टेड बाय 15 मेंबर्स काउंसिल कॉल्ड द इंडियन काउंसिल। तो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे वो किससे असिस्ट होते थे, उन्हें असिस्ट करती थी एक 15 मेंबर की काउंसिल। कितने मेंबर की काउंसिल, 15 मेंबर की काउंसिल, जिसे हम बोलते थे द इंडियन काउंसिल। द इंडियन काउंसिल हम उसे बोलते थे, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट करती थी। और अब जो अगले एक्ट आएंगे वो इंडियन काउंसिल के ही नाम पे आएंगे। तो ये हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861। तो कंपनी जा चुकी है, मिर्च मसाले का व्यापार बंद हो चुका है और इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आ गया है। और इसमें क्या कहा गया कि जो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, जो एक्सटेंडेड काउंसिल थी 4 मेंबर्स की, उसमें एक 5वां मेंबर जो कि जूरिस्ट होगा वो भी अब ऐड किया जाएगा। एक 5वां मेंबर हु was to be a jurist was added to Viceroy Executive Council। तो वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 5वां मेंबर जो ऐड किया गया वो कौन सा था, जूरिस्ट था, ठीक। अब इन्होंने बोला कि वाइसरॉय क्या करेंगे, कुछ इंडियंस को उनकी काउंसिल में नॉमिनेट करेंगे एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। वाइसरॉय किसे, इंडियंस को नॉमिनेट करेंगे उनकी काउंसिल में एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक। तो इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 था, तो लॉर्ड कैनिंग जो पहले वाइसरॉय बने इंडिया के, उन्होंने क्या किया, 1859 में एक पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर के आए। क्या लेकर के आए, पोर्टफोलियो सिस्टम लेकर के आए। और उस पोर्टफोलियो सिस्टम को इस एक्ट इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 ने रिकॉग्निशन दिया। क्या दिया, 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने रिकॉग्निशन दिया। किसको दिया, पोर्टफोलियो एक्ट को दिया। किसके पोर्टफोलियो एक्ट को दिया, लॉर्ड कैनिंग के पोर्टफोलियो एक्ट को दिया। अब भाई इन्होंने एक और चीज बोली कि जो वाइसरॉय है ही कैन इशू ऑर्डिनेंस इन केस ऑफ इमरजेंसी फॉर 6 मंथ। इन्होंने बोला कि भाई 6 महीने के लिए जो वाइसरॉय है वो इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है। तो चलिए इसे कनेक्ट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि हमारे प्रेसिडेंट या हमारे गवर्नर स्टेट के वो इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं 6 महीने के लिए। तो ये सारी चीजें देखिए कहीं ना कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को के बारे में बताती है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की रूट्स कहीं ना कहीं इन एक्ट्स में है। इन्हें डिटेल में स्टडी करके ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट किया गया है और बहुत ही अच्छी बात है। चलिए ठीक है, ब्रिटिशर्स जो थे वो 99.99999% हमें खराब चीजें ही देके गए, हमारे साथ बुरा ही करके गए, हमारे देश को लूट के गए, पर कहीं ना कहीं वो 0.00001% कुछ अच्छाइयां तो हमें दे करके गए। तो वाइसरॉय को एक पावर दी गई कि वो ऑर्डिनेंस इशू कर सकता है इन केस ऑफ इमरजेंसी और उसकी ड्यूरेशन क्या रहेगी, उसकी ड्यूरेशन रहेगी 6 मंथ। अब
अभी तक बात चल रही थी सेंट्रलाइजेशन की, लेकिन इस एक्ट के बाद इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन चालू कर दिया। क्या कर दिया? डिसेंट्रलाइजेशन चालू कर दिया। जहां पावर एक आदमी के पास होती थी पूरे देश में, अब उस पावर को इन्होंने धीरे 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 करके क्या चालू कर दिया? उस पावर को इन्होंने बांटना चालू कर दिया। और उस पावर को इन्होंने कैसे बांटना चालू किया, चलिए उस बारे में बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें मिलेगा अब इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892।